चलिए बच्चे, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग दोबारा स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? एंगल ऑफ डिविएशन। क्या टॉपिक चल रहा था हमारा? एंगल ऑफ डिविएशन। तो हमने लास्ट जो है क्वेश्चन आपको एक दिया था, वो शायद आपने ट्राई किया होगा, और नहीं ट्राई किया है तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। देखिए इस तरीके से मिरर दिया है, ये एंगल मैंने दे दिया थीटा, रे ऐसे आई थी, ठीक, ये रिफ्लेक्ट होके इस पर गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर यहाँ से एक रिफ्लेक्शन हुआ तो ये रे ऐसे निकल गई। मतलब कैसे, कहने का मतलब है कि ये इधर गई तो उसके एंटी पैरेलल में हमारी रिफ्लेक्टेड सेकंड रिफ्लेक्टेड रे वहाँ से निकली थी, और ये एंगल दिया था I1 और ये एंगल दिया था यहाँ पर I2। तो मुझे ये मैंने पूछा था कि बताइए कि ये थीटा एंगल कितना होगा, यही क्वेश्चन था ना। तो देखिए इसको कैसे करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात क्या है कि अगर ये I1 है तो ये भी कितना होगा I1, अगर ये I2 है तो ये भी कितना होगा I2। बहुत बढ़िया। जो हमारी इंसिडेंट रे है इस वाले मिरर पर, उसी को आगे एक्सटेंड करो और इस रे से इस रिफ्लेक्टेड रे की तरफ घूमे, तो क्या ये हमारा ये है डेल्टा 1 होगा? बिल्कुल होगा। ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या इस वाले मिरर के लिए इंसिडेंट हो गई? बिल्कुल हुई। इसी इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ और जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे है इसकी तरफ घुमाओ, और ये हमारा क्या कहलाएगा? डेल्टा 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम यहाँ से देखें तो क्या होगा? देखिए डेल्टा 1 जो होगा इसको हम लिखेंगे पाई माइनस 2i। अरे पाई माइनस 2i1। अरे क्या बात समझ आ रही है सभी को? बहुत अच्छे। ये जो तुम्हारा डेल्टा 2 होगा वो कितना होगा? पाई माइनस 2i2। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बहुत बढ़िया। ये एंगल कितना होगा? अगर ये 90 है, ये वाला अगर 90 है, ये I1 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस I1। और ये अगर इस पे परपेंडिकुलर इस मिरर पर, तो ये 90 है, तो ये कितना होगा? ये होगा तुम्हारा 90 माइनस I2। हमें मालूम है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगलों का सम किया जाए तो उसका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे? थीटा प्लस 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस I2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इससे कट गया। हमारे पास जो थीटा आया वो क्या आया? I1 प्लस I2। ये इक्वेशन 3 हो गई। अरे क्या बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर हम यहाँ से नेट डेविएशन देखें तो हमारे पास होना चाहिए डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अच्छा ये बताइए कि इसकी डायरेक्शन कैसी थी? क्लॉकवाइज। इसकी डायरेक्शन कैसी थी? इसकी भी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों ऐड होंगे। अगर दोनों के दोनों ऐड होंगे, क्योंकि दोनों क्यों ऐड हो रही है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हम लिखेंगे पाई माइनस 2i1 प्लस पाई माइनस 2i2। ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा I1 प्लस I2। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर हमने यहाँ पर ये देखा तो हमने क्या देखा कि इसका नेट डेविएशन तो सीधा दिख रहा है, कि हमने आपको क्या बताया था कि जितना भी रिफ्लेक्शन हो उस रिफ्लेक्शन की रे के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका डेविएशन कितना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमें मालूम है कि यहाँ पर 2 रिफ्लेक्शन हुए, पहला रिफ्लेक्शन ये, दूसरा रिफ्लेक्शन ये। तो पहले वाली जो रे इंसिडेंट हो रही थी और जो उस पर जो रिफ्लेक्ट हो गई वो एंटी पैरेलल है। इसका मतलब हमारा नेट डेविएशन कितना हुआ? 180 डिग्री। अरे कितना हुआ? 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पर लिखा 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हमारे पास ये होगा 2 पाई माइनस का 2 I1 प्लस I2। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये कितना होगा? 180। ये हो जाएगा 360 माइनस 2I1 प्लस I2। अगर हम इसको इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का 2 I1 प्लस I2। ये माइनस माइनस कट गया, ये 2 से काटा तो ये 90 डिग्री आया। तो I1 प्लस I2 जो है वो 90 डिग्री आया। इसका मतलब हमें तो ये पहले ही दिया था, ये यहाँ पर थीटा कितना दिया है? थीटा इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसका मतलब थीटा जो है हमारा कितना हुआ? 90 डिग्री। कितना हुआ? 90 डिग्री। क्या हमें यही निकालना था? हाँ बिल्कुल निकला। तो बात समझ आई होगी सबको, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, आप नोट कर लो, है ना? नोट करिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो। चलो देखिए आगे, देखो हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए,
आगे देखते हैं। तो आगे हमने देखिए वहां पर मैंने कहां पर छोड़ा था, एक क्वेश्चन लिया था, उसी क्वेश्चन को दोबारा आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर मिरर है एक दूसरे से। हमने कोई भी रे ऐसे डाली, ये लो, जैसे मैंने ये कह दिया कि मान लो ये 30 डिग्री है, इंसिडेंट रे है, इस वाले को मिरर को मैंने बोल दिया मिरर 1, इसको बोल दिया मैंने मिरर 2, ठीक है। ये वाली यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, इस वाले मिरर के लिए ये इंसिडेंट बनी। ये अगर 30 है तो ये भी डिग्री कितनी होगी 30, तो ये 30, ये 60, तो ये 90। अगर ये 60 तो ये से कितना होना पड़ेगा 30, तो ये कितना हो गया 60। रे हमारी ऐसे निकल गई, रे हमारी ऐसे निकल गई ये। अब देखिए अगर ये 60 हुआ तो ध्यान से सुनना, ये वाला क्या इंसिडेंट को आगे बढ़ाया और इधर हमने घुमाया तो ये हो गया डेल्टा 1, इसको हमने यहां खींचा, ये देखा तो हमारा हो गया डेल्टा 2। ये क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है। तो अगर हम यहां पर बात करें कि डेल्टा 1 हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, नीट डेविएशन, ये पुराना ही क्वेश्चन है कि हमें नीट डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डेल्टा 1 जो आएगा वो आएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 60, तो कितना होगा 120 डिग्री। अरे समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो ये हमारे पास हो गया, और कैसा हुआ क्लॉकवाइज, अरे कैसा हुआ क्लॉकवाइज। अगर डेल्टा 2 देखें तो यहां पर कितना होगा, वो होगा तुम्हारा 180 माइनस का 120 डिग्री, क्यों 60 60 ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब यहां से देखिए, तो ये हम अगर देखें, अगर हम नेट देखें तो नेट यहां से कितना हुआ, नेट हुआ हमारा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो क्या हमारे पास 180 डिग्री हुआ। अरे हमारे पास कितना हुआ 180 डिग्री, और कैसा ये भी है क्लॉकवाइज। अगर ये 180 डिग्री हुआ तो इसको हम और क्या देख सकते हैं, 360 में से ये घटा दो, 360 में अगर ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, तब भी 180 बचेगा, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। चाहे आप इसे आप क्लॉकवाइज देखो चाहे एंटी क्लॉकवाइज देखो, दोनों से हमारे एंगल जो है वो यही आ रहे हैं 180 डिग्री। तो ध्यान रखना कि इससे जब परपेंडिकुलर वाले से, जब परपेंडिकुलर जब भी अगर मिरर मतलब रखा हो और उस पर जो है कितना भी एंगल से यहाँ पर रे गिरे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर एंगल क्या है। अगर मिरर परपेंडिकुलर है और रे गिराई, अगर आप रिफ्लेक्टेड रे दूसरे वाले से अगर एंगल पूछोगे तो 180 डिग्री ही आना है। मतलब क्या है कि ये वाली रे है, इसके एंटी पैरेलल ये रे निकलेगी यहाँ से, ये अगर ये ऐसी है तो इसके बिल्कुल एंटी पैरेलल में वो निकलेगी, ये मतलब है। मतलब परपेंडिकुलर मिरर के लिए अगर 2 रिफ्लेक्शन के बाद अगर आप नेट डिवीजन पूछोगे तो 180 डिग्री ही आना है। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखिए हमने एक क्वेश्चन और किया, चीजें थोड़ी थोड़ी आपको जो है आगे और ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी, है ना, और इन पर गौर करते हुए चलना। मैंने क्या किया, मैंने इसको 60 डिग्री लिया, ध्यान से सुनना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, कोई रे मैंने ऐसे डाली और ये एंगल मैंने ले लिया मान लो 30 डिग्री, ठीक है। ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है। क्वेश्चन फिर से वही कि नेट डेविएशन बताओ आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। तो पहला रिफ्लेक्शन ये होगा, दूसरा यहां से, तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद बताइए नेट डेविएशन क्या होगा। स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए देखिए, ध्यान से सुनो। अगर मैंने इसको यहां से यहां बढ़ाया तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ये इस पर टकराई जाके तो ये कितने से टकराएगी, अगर ये 30 ये 60, ये 60 ये 60 तो ये भी 60, और ये 60 है तो ये भी 30, यहां से ये ऐसे निकलेगी, ठीक है। अब देखिए, इसको बढ़ाया रिफ्लेक्टर रे की तरफ गए डेल्टा 1, इसको बढ़ाया रिफ्लेक्टर रे की तरफ गए डेल्टा 2। ये भी तुम्हारा क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। डेल्टा 1 को क्या लिखोगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, पाई माइनस 2 थीटा होता है, तो थीटा कितना है 30, तो ये हो जाएगा। हमारे पास हुआ ये कितना हुआ 120 डिग्री, ठीक। डेल्टा 2 क्या हुआ, देखिए डेल्टा 2 जो हुआ
वो हमारा होगा यहाँ से 180 माइनस ये भी कितना है 30-60, तो कितना हो गया 120 डिग्री। ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है, कितना हुआ 240 क्लॉकवाइज। अब अगर हम 360 में से ये 240 घटा दें तो हमारे पास क्या 120 बचेगा, तो वो कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज। हमारे पास नेट डेविएशन जो आया वो है तुम्हारा 240, चाहे तो क्लॉकवाइज बोल लो और चाहे 120 एंटी क्लॉकवाइज बोल लो। दोनों को हमने क्या बोला था, अगर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से जाओगे, दोनों अगर नेट डेविएशन अगर मतलब आप सम करोगे तो नेट डेविएशन की वैल्यू 360 होगी। ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसे नोट करिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, नोट करिए। देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान सुनो। इस रे को जहां से आ रही है उसको वहां बढ़ाओ और इस रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे ले जाओ, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है। ये देखो, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे के जो हमारी जो इस पर जो रे आ रही है वो कैसी आ रही है, ध्यान देना। हमें हमेशा इंसिडेंट वाली जो पहली इंसिडेंट रे है और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है उनको ऐसा करके लेना जहां पे कट करे। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं। मैंने क्या बोला कि पहली इंसिडेंट रे को और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे तरीके से ले जाना जहां पर वो कट करे, और कट करने पर क्या ध्यान देना है, देखो कि कट करने के पॉइंट पर ये देखिए कि इंसिडेंट रे किधर है। इंसिडेंट रे जो पहले वाले मिरर को किधर है, इधर। दूसरी रिफ्लेक्टेड रे किधर है, इधर, ये, ठीक। अब मुझे ये बताइए कि 240 जो है वो तुम्हारा क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। मुझे खुद बताओ कि अगर मैं इस रे से ऐसे सीधे बढ़ते तो क्या ये 180 होता? बिल्कुल होता। 180 से ये छोटा ही होगा। तो हमें बताइए कि जो 120 डिग्री है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा हमें किधर से घुमाना है, जिधर हमारी इंसिडेंट रे है और जिधर रिफ्लेक्टेड रे उस डायरेक्शन में। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक ऐसे घुमाना, ठीक, और एक यहां से इधर घुमाना। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? ये इंसिडेंट रे इसी पॉइंट से इंसिडेंट रे की ये है, रिफ्लेक्टेड रे की ये है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ जाने के लिए दो रास्ता हैं, इधर से भी और इधर से भी। तुम खुद बताओ कौन सा एंगल ज्यादा होगा, ये वाला, क्योंकि ये वाला 180 से ज्यादा ही होना है, क्योंकि 180 तो इस लाइन पे यही हो जाएगा, उससे ज्यादा है, ये 180 से कम है। तो तुम्हें खुद पता होना चाहिए ये 240 डिग्री है और ये 120 डिग्री। ये देखो हमारे पास आया भी है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हमारा कैसा है, क्लॉकवाइज। तो देखो ये क्लॉकवाइज ही है, और एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 120 डिग्री। तो देखो हमारे पास ये आ रहा है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, नोट करिए यहां पर। अच्छा एक चीज और है, इस पर एक चीज और ध्यान देना, मैं आपको एक बाद में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ये बताइए कि ये वाली जो इंसिडेंट रे है पहली वाली, इस इंसिडेंट से, और ये रिफ्लेक्टेड है, तो हम इसमें कैसे घूमे, कैसे घूमे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहे हैं इस पर, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम देखें तो हमारे पास कितना एंगल है, 120 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज में कितना है, 120 डिग्री। तो यहाँ का 60 का अगर हम डबल कर दें, जो भी हमारे पास मिरर एंगल है उसका डबल कर दें, तो वही तो एंगल है हमारे पास, ये 120। तो अगर ये वाली रे से रिफ्लेक्टेड रे में, जो पहली वाला जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन वाला है, तो फर्स्ट इंसिडेंटल रे और ये रिफ्लेक्टेड हो रही है, उसमें हम इस रे से, इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ कैसे घूमे, तो हम घूमे एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी डायरेक्शन में ही इस मिरर का दोगुना कर दो, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, खत्म। अभी आपको बताएंगे, ये भी चीज आपको मैं एक डेरिवेशन के तौर पर समझाएंगे। अब इससे ये समझना क्या है, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो इसका डबल है वो तो इसके हिसाब से बन गया एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कितना होगा, 240। अब तुम यहां पर देखो, अगर हमारे पास कोई भी एंगल है तो हमें यहां से ये पता चल जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज वाला जो होगा वो उससे तुम्हारा कैसा होगा। देखिए अभी एक में अब डेरिवेशन बताएंगे तो पूरी बात समझ आएगी। अभी इतना नोट करिए, नोट करिए।
चलिए देखिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन और देखो। हमने क्या किया, इसको 15 डिग्री दिया, कितना 15 डिग्री, और यहां से जो इंसिडेंट रे है इसको मैंने 45 डिग्री दिया, कितना डिग्री 45, ये 45 डिग्री है। और मुझे फिर से वही बताना है कि बताइए कि नेट डेविएशन कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा फिर से वही है कि बताइए कि दो रिफ्लेक्शन बाद नेट डेविएशन कितना होगा। मैंने क्या कह दिया कि ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है। ठीक है, अब देखिए यहां से पहला रिफ्लेक्शन जो होगा वो ये है, ये 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये भी 45, कैसे 45, इस पर ये परपेंडिकुलर होता है, ये 45 तो ये भी 45, अगर ये 45 ये 60 तो इसे कितना होना पड़ेगा, कितना होना पड़ेगा 1 से 20 डिग्री। और 1 से 20 डिग्री का मतलब ये है कि इस पर परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा, 1 से 20 डिग्री तो ये टोटल है ना, अरे होना ही पड़ेगा क्योंकि ये 45 ये 15 तो 1 से 20 होना पड़ेगा। और नॉर्मल कुछ ऐसे होगा क्योंकि इसके अंदर आएगा तभी नॉर्मल होगा। और हमें मालूम है कि इस नॉर्मल से जितना एंगल ये है उतने ही एंगल से इसे निकलना पड़ेगा, ये भी थीटा। समझ आया मैंने क्या कहा? अरे भाई साहब अगर ये वाला इस पर इंसिडेंट है तो जो इंसिडेंट रे पड़ रही है वो इस पर कितने पड़ रही है, 1 से 20 डिग्री पर, और नॉर्मल तो इसके अंदर ही आना है क्योंकि जो है 90 डिग्री तो कुछ यहां होगा ना, ये वाला ये 90 डिग्री है, ये तो ये 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, इस नॉर्मल से इधर से इंसिडेंट हुई ना ये रे, इस नॉर्मल से इधर से इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्ट तो इधर होगी ना। फिर समझ रहा मैंने क्या कहा, 45 और 15 60 हुआ है, ये 1 से 20 हुआ है, तो नॉर्मल तो ऐसे आएगा और नॉर्मल ऐसे आएगा, इसका मतलब इसके हिसाब से ये इंसिडेंट हुआ इस पर, तो रिफ्लेक्टेड इधर ही आना है। और रिफ्लेक्टेड ये इधर आया, रिफ्लेक्टेड ये इधर आया, तो बताइए भाई साहब कि ये 90 है तो क्या ये 90 प्लस थीटा 1 से 20 के बराबर है? क्या ये 90 प्लस थीटा क्या 1 से 20 डिग्री के बराबर है? बिल्कुल है, 90 प्लस थीटा ही तो 1 से 20 है। तो बताइए यहां से थीटा कितना आया, 30 डिग्री। इसका मतलब यह है कि ये भी 30 है और ये भी 30 है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस रे को आगे बढ़ाएं तो इसके हिसाब से ये डेल्टा 1, इस रे को आगे बढ़ाइए तो इस रे से अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे की तरफ जाएं तो ये डेल्टा 2 होगा। ठीक है, देखिए यहां पर अगर हम डेल्टा 1 लिखें तो यहां से क्या होगा, डेल्टा 1 होगा हमारा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, और 2 थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री और कैसा क्लॉकवाइज, 90 डिग्री कैसा क्लॉकवाइज, तो हमारे पास डेल्टा 2 ये आया। अब देखिए यहां से अगर मैं बोले यहां पर ये कितना होगा, ये तुम्हारा है एंटी क्लॉकवाइज, कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन लिखना क्या है 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री, कैसा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर हम यहां से नेट डेविएशन देखें तो नेट डेविएशन क्या आएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, बताइए ये क्या है, तो ये है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, प्लस 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन ज़्यादा है इसमें भाई, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं इसका मतलब अब तो घटना है, तो वैल्यू कौन सी ज़्यादा है एंटी क्लॉकवाइज वाली। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये ज़्यादा है और ये कम है, तो वही तुम्हारा बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा नेट डेविएशन बचेगा 30 डिग्री किस में एंटी क्लॉकवाइज में, वही बचेगा क्योंकि अपोजिट में है तो घटना तो तय है, तो कौन सी वैल्यू आएगी 30 तो जो घटाओगे 30 आना है। अब 30 कौन सा आएगा जो ज्यादा है, तो वही आया एंटी क्लॉकवाइज। अब इसे समझिए आप मैं क्या कह रहा हूं, बताइए ये रे कैसी घूमी है, मैंने जो आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था, ये रे कैसी घूमी है, कैसी घूमी है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और जितना है ये एंगल उसका दुगना कर दो, एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से इस एंगल को दुगना कर दो, तो इस एंगल के दुगना कितना हो जाएगा 30। देखो डायरेक्ट आंसर, आपको इतना तामझाम फैलाने की जरूरत भी नहीं है,
आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समझ आ रही ना? अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, एक तरीका मैंने और क्या बताया था कि जो इंसिडेंट इस रे को आगे बढ़ाओ, इंसिडेंट रे को ही, और रिफ्लेक्ट रे को भी आगे बढ़ाओ। बताइए, इंसिडेंट रे ये है और रिफ्लेक्टेड रे ये है। हमें इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्ट रे की तरफ भागना है, इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्ट रे की तरफ भागना है। तो बताइए हम कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, ये 30 डिग्री ही होगा। और अगर हम ऐसे घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, तो तुम्हें खुद मालूम है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर 30 आया तो क्लॉकवाइज कितना होगा? नेट डिविएशन क्लॉकवाइज कितना होगा? क्लॉकवाइज होगा तुम्हारा 360 माइनस 30, तो नेट डिविएशन जो आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 330 डिग्री क्लॉकवाइज। और देखो होगा भी ये 330 डिग्री। समझ आ रहा है ना बात? इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, नोट करिए। देखिए एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया जेईई में, ठीक है? जेईई में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान सुनना। ये एंगल थीटा दिया है इन दोनों के बीच में, एक रे आई इंसिडेंट रे, इसको मैंने मिरर 1 कह दिया, इसको मिरर 2 कह दिया। इंसिडेंट रे आई और ये इंसिडेंट रे इस मिरर के पैरेलल है, ये वाली मिरर 2 के पैरेलल है, और ये इस पर टकराने के बाद और जो यहां से रिफ्लेक्ट हुई, इसको थोड़ा डायग्राम को मैं इधर बनाता हूं, है ना? देखिए ठीक है, क्या बोला? ये एंगल इन दोनों के बीच में थीटा है, और पहली इंसिडेंट रे जो आ रही है इस मिरर के पैरेलल आ रही है, ठीक है? तो ये वाली रे किसके पैरेलल है? इस वाली मिरर के। इसका रिफ्लेक्शन है, और जो इससे रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो किसके पैरेलल है? इस वाली मिरर के पैरेलल। ये तो इसमें ये बोला है कि अगर ये वाली रे जो इसके पैरेलल है और इसका जो रिफ्लेक्टेड है, इसकी रिफ्लेक्टेड वो इसके पैरेलल है, तो बताइए ये थीटा कितना होगा? क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन समझ आया मैंने क्या बोला? कि इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किसके बराबर होना है? बताइए, मतलब ये अगर ये इंसिडेंट इस पर है तो जो इंसिडेंट है इसके पैरेलल है, और इसकी जो रिफ्लेक्टेड है वो इसके पैरेलल है, तो बताइए ये थीटा कितना होगा? ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी रुक जाओ, एक मतलब आपको एक डेरिवेशन बताते हैं, उस पर और ज्यादा आसान समझ आएगा, ठीक है? इस रुक जाओ, ये वाला अभी एक डेरिवेशन बताते हैं तो समझ आएगा। देखिए देखो, ये हमारे पास थीटा दिया है, और हमने क्या किया कि यहां से एक इंसिडेंट अल्फा एंगल पे आ रही है, कितने पर? अल्फा पर, ठीक है? और कहानी फिर से वही बात कि बताइए कि नेट डेविएशन कितना होगा। यहां से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूले से बहुत काम आने वाली चीजें हैं। देखिए यहां पर इंसिडेंट जो अल्फा एंगल पे टकराई, तो हमने क्या किया, ये भी अल्फा से निकलने वाली है, ये अल्फा से है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। मान लो कि ये कोई एंगल बीटा होगा, तो ये कितने से निकलेगी? बीटा से। कितने से निकलने वाली है? बीटा से। ये भी बीटा। इसको आगे बढ़ाओ, यहां से एंगल मेजर करो, डेल्टा 2 ले लिया। इसको आगे यहां से बढ़ाओ, इसको यहां पर लिखोगे तो क्या होगा? डेल्टा 1। ये अगर तुम्हारा ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस बीटा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ये है। अब देखिए, अगर हम पहली चीज से समझें तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। अगर हम यहां से समझें तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। तो थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा
इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे होगा कि नहीं होगा, ये तुम्हारा 180 कट गया, हमारे पास थीटा कितना आया, अल्फा प्लस बीटा। इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम यहाँ से देखें कि फर्स्ट नेट डिवीजन निकालो तो क्या होगा, पहला डिवीजन क्या होगा पाई माइनस 2 अल्फा। अरे कितना होगा, पाई माइनस 2 अल्फा। डेल्टा 2 कितना होगा, पाई माइनस 2 बीटा। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। अगर हम इन दोनों से अगर देखें तो हमारे पास नेट डिवीजन क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ये बताइए ये कैसा है, क्लॉकवाइज, ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज। दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं, दोनों के दोनों है क्लॉकवाइज सेंस में। दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 अल्फा प्लस पाई माइनस 2 बीटा। तो लिखोगे 2 पाई माइनस 2 और अल्फा प्लस बीटा। अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम पहली इक्वेशन से देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से नेट डिवीजन क्या बन जाएगा, नेट डिवीजन जो बनने वाला है वो बन जाएगा हमारे पास 2 पाई माइनस 2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, थीटा। और ये कैसा है, क्लॉकवाइज। ये कैसा है, क्लॉकवाइज। अगर ये इतना है तो बताइए कि तुम्हारा दूसरा कितना होगा, तो 2 पाई में से ये इतना घटा दो, तो 2 पाई में से ये घटाओगे तो क्या बचेगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, इससे करोगे तो हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा। ये कट गया तो हमारे पास कितना हो गया, 2 थीटा। ये 2 थीटा कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए हम आपको जो चीज बोल रहा था वही आया, देखो ये कैसी डायरेक्शन हुई, ये कैसी हुई, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसका दुगना। अरे भाई आया है कि नहीं आया, तो एंटी क्लॉकवाइज दुगना। और क्लॉकवाइज कितना आया, कि जो इसका दिया है वो तुम्हारा ये आया। तो आपको 2 तरीके याद रखने हैं कि हमेशा इस एंगल का दुगना कौन सा बोलना है, जैसी ये रे घूमे, रे जैसी घूमेगी उस एंगल का दुगना बोल दो, डायरेक्ट आंसर। और अगर वो है तो फिर दूसरा कितना होगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो आप अगर एंगल निकालना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ऐसे एंगल निकालिए। अब देखिए ये बात तो सभी को समझ आनी चाहिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि नेट डिविएशन क्या तुम्हारा इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड करता है, इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड एंगल किसी पर डिपेंड करता है, नेट डेविएशन। तो आंसर है कि नो, नेट डेविएशन इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल से लेना देना उसे कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर नेट डेविएशन के पास क्या आया, 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो बताइए क्या यहाँ पर ये अल्फा बीटा से कोई लेना देना है, नहीं है। इससे सिर्फ किससे लेना देना है, मिरर एंगल से। तो याद रखना कि नेट डेविएशन सिर्फ मिरर एंगल पर डिपेंड करता है, नेट डेविएशन। लेकिन अगर इंडिविजुअल अगर नेट मतलब इंडिविजुअल अगर डिविएशन निकालोगे तो वो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड करता है। मतलब डेल्टा 1 अगर देखा जाए तो डेल्टा 1 अल्फा पे डिपेंड कर रहा होगा, डेल्टा 2 बीटा पे डिपेंड कर रहा होगा। तो बीटा भी डिपेंड कर रहा होगा तब भी अल्फा से ही लेना देना है। मतलब ये इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड करते हैं। इंडिविजुअल अगर एंगल ऑफ डिविएशन देखोगे तो वो मतलब तुम्हारा इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल पर डिपेंड करते हैं। बट नेट डिवीजन एंगल ऑफ डिवीजन पर, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये चीज सीधा दिख रहा है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। नेट डिवीजन किस पर डिपेंड करता है, मिरर एंगल पर। इंडिविजुअल एंगल ऑफ डिवीजन किस पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट पर या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर बोल लो। क्या बात सभी को समझ आ रही है, ठीक है। अब इस चीज को यहां पर देखिए, ये नोट कर लो और आगे देखिए। देखिए आगे देखिए, अगर मैं इस रे को यहां पर देखें तो ये रे कुछ ऐसी आ रही होगी और ये रे कुछ ऐसी जा रही होगी। देखिए ये, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको, इस पॉइंट पर आने वाली रे कौन सी है, ये इस पॉइंट पर जाने वाली रे कौन सी है, ये। अभी हमने इस पर क्या कॉन्सेप्ट देखा, हमारे पास नेट डेविएशन 2 आए, 2 थीटा आया एंटी क्लॉकवाइज और 2 पाई माइनस 2 थीटा कैसा आया, क्लॉकवाइज। मुझे ये बताइए इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड की तरफ घुमाना है, 2 पॉसिबिलिटी, एक ये और एक ये।
मुझे बताइए बड़ा एंगल कौन सा है, मतलब क्लॉकवाइज कौन सा है, क्लॉकवाइज ये, तो क्लॉकवाइज के हिसाब से हो गया 2 पाई माइनस 2 थीटा ये बना, और एंटी क्लॉकवाइज में कितना है 2 थीटा। समझ आ रहा है? तो अगर आपको एक तो ये मतलब ये डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है कि जैसे ये घूम रही है ना, जैसे ये घूम रही है उसका दुगना एंगल होगा वही वाला, तो ये कैसी घूमी एंटी क्लॉकवाइज, इसका दुगना 2 थीटा, तो बचा हुआ कितना होगा 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा बचा हुआ। तो ये बात समझ आनी चाहिए आपको, समझ आ रही ना? तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो हमें समझ आना चाहिए कि इसके हिसाब से वो एंगल कौन सा होगा। ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा 2 थीटा डायरेक्ट मैंने लिख दिया, तो दूसरा कितना होगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। अब वही क्वेश्चन करते हैं जो आया है जेई में, देखिए अब जेई वाला क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्या था, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं। देखिए जेई का क्वेश्चन क्या था, देखिए ये था कि इस वाले मिरर पे ये पैरेलल थी, इसकी रिफ्लेक्टेड इसके पैरेलल थी, ठीक है, और ये एंगल हमें बताना था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए अब देखिए मुझे ये बताइए कि इसको मैंने आगे बढ़ाया और इसको भी ऐसे लेके आए, इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये आने वाली और इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये जाने वाली, ठीक। मुझे बताइए कि अगर हम यहाँ से देखें तो हम ये कैसे घूमे, हम घूमे क्लॉकवाइज, कैसे घूमे क्लॉकवाइज। तो अगर मैं बोलूं कि नेट डिविएशन अगर देखा जाए तो 2 थीटा होगा क्लॉकवाइज, मैंने कैसा घुमा, ये भी तुम्हारी इंसिडेंट है पहली, इसको मिरर 2 बोल लो, इसको मिरर 1 बोल लो, 1 मिरर पर जो इंसिडेंट हुई है वो रिफ्लेक्ट कैसे घूमी है, ये घूमी हमारी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में इस एंगल का दुगना कर दो तो 2 थीटा, ये समझ आया ना, अभी मैंने बताया था। दूसरा कितना होगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, लेकिन ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज अब तुम यहां पर देखिए, ये बताइए इस रे पर अगर हम ऐसे घूमते कितना होगा, ये तो क्लॉकवाइज हुआ ना, अरे बोलो भाई क्लॉकवाइज हुआ, बिल्कुल सही, ये तो 2 थीटा हो गया, और ये एंगल कितना होगा, यहां से लेके यहां तक घूमना है मुझे, क्योंकि जाने वाली से और रिफ्लेक्टर रे के बीच में घूमना है, तो एक घूमने की पॉसिबिलिटी ये है और एक घूमने की पॉसिबिलिटी ये है, तो ये कितना हो गया 2 पाई माइनस 2 थीटा। देखो यहाँ पर क्लियर हमने उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है, ठीक है। मुझे ये बताइए क्या ये लाइन इसके पैरेलल है, बिल्कुल है, क्या ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर मैं यहाँ पर देखें जैसे ये सिचुएशन बनी है वैसी सिचुएशन ये बनी है, ये देखो इसी चीज को देखो, इसके पैरेलल इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, तो अगर हम इनको ऐसे समेट के लेके आए तो क्या ये भी थीटा होगा, देखो अगर ये थीटा है तो ये ऐसे बना है तो वो भी ऐसे बना है, तो ये भी थीटा होगा भाई, ज्योमेट्री बेसिक ज्योमेट्री से। अब देखिए अगर हम अब यहां पे देखें तो यहां पर क्या होगा, ये देखो ये एंगल कितना होगा, ये वाला 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 प्लस थीटा। सॉल्यूशन देखो बस एक लाइन का आंसर, क्या ये 180 डिग्री प्लस थीटा, क्या ये तुम्हारा 2 पाई माइनस 2 थीटा के बराबर होगा, देख लो, अरे ये तो अभी तो बताया ना, ये कितना है 2 पाई माइनस 2 थीटा, और ये वैसे दिख कितना रहा है 180 प्लस थीटा, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो थीटा को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 3 से काटो तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, खत्म।
ये लो, समझ आ रही ना। जेई का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बेसिक बेसिक चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखिए, देखिए हम उन्हीं चीज़ों को और समझते हैं कि हमें अब जो एंगल निकालने की बात की जाए तो हमें इन चीज़ों पर गौर ही नहीं करना है कि इंसिडेंट एंगल से हमें एंगल ऑफ डेविएशन सबका निकालें फिर हम उनको ऐड करें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ भी मत करो, आप ये कहते हो ये 20 डिग्री है और ये कहते हो ये 40 डिग्री है, तो आप डायरेक्ट आंसर बोलो कि क्या आएगा। डायरेक्ट आंसर मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी सीखना है। देखो पूछा है कि नेट डेविएशन बताओ 2 रिफ्लेक्शन के बाद। क्वेश्चन क्या है कि ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 रिफ्लेक्शन के बाद नेट डेविएशन बताओ, तो आपको करना ही नहीं है कुछ, मुझे ये बताइए कि ये रे कैसी घूमी है, ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का दुगना 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आंसर। आप चाहे तो वैसे नॉर्मल प्रोसीजर से आप करके देखिए, आंसर यही आना है। इसीलिए तो मैं आपको उतना पीछे की कहानी आपको इसीलिए तो लेके आई, चीज़ों को समझिए आप। अब अगर मैं अब आपको बोल रहा हूँ कि वही चीज़ों को मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगा यहाँ से, आप जो भी प्रॉब्लम देख लेना ऐसे ही आप डायरेक्ट आंसर निकालो, ऐसे ही आप डायरेक्ट आंसर निकालो, ठीक है। देखिए और देखिए, देखिए जैसे मान लो यहां पर 30 डिग्री, देखिए इंसिडेंट एंगल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये 50 डिग्री, ठीक है। अब बताइए कितना होगा, तो हमें ये मालूम है कि इसका रिफ्लेक्टेड कितना होगा, ये क्लॉकवाइज है, ये कैसा है क्लॉकवाइज, तो डायरेक्ट लिखो नेट डेविएशन 100 डिग्री क्लॉकवाइज, खत्म। नेट डेविएशन क्लॉकवाइज खत्म 100 डिग्री में। अब अगर हम बोले कि दूसरा कैसे होगा, तो दूसरा वाला कितना होगा, 360 में ये घटा दो, तो 360 में घटाओगे तो 260, और 260 कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा तो आप निकाल ही लोगे, हम एक बता रहे हैं, दूसरा वाला तो आपको पता ही है कैसे निकालना है, ठीक है। और देखिए अब क्या किया, देखिए 1-2 क्वेश्चन और करो। यहां से देखो, यहां से ये इंसिडेंट मान लो 25 डिग्री और ये दे दिया मैंने 70 डिग्री, ठीक है। बताइए कि आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन नेट डेविएशन, आफ्टर 2 डेविएशन नेट रिफ्लेक्शन, नेट डेविएशन तो क्या होगा। देखिए कुछ भी नहीं, आप खुद बताइए। रिफ्लेक्टेड रह जाएगी, ये कैसी घूमी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 140 डिग्री, 140 डिग्री क्लॉकवाइज आंसर। दूसरा भी लिख सकते हो, 360 में घटाओ तो बचेगा 220 एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रही है बात, नोट करिए। देखिए आगे देखिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आप जो है आप कर सकते हो। जैसे मैंने कह दिया कि 65 डिग्री और कोई रे ऐसे आई, ये 37 डिग्री, ठीक है। बताइए आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन नेट डेविएशन, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन नेट डेविएशन तो क्या होगा। डायरेक्ट आंसर बोलिए, ऐसे जाएंगे तो कैसे घूमे हम, एंटी क्लॉकवाइज, दुगना कर दो 130 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आंसर। दूसरा बोल दो 360 में घटा दो 230 डिग्री, कैसा क्लॉकवाइज। जोड़ोगे तो 360 आएगा ना, हाँ ठीक, ये आना है। समझ आ रहा है ना बात, ऐसे करना है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। और देखिए थोड़ा एक क्वेश्चन हट के देखिए, जैसे कि देखिए ऐसे क्वेश्चन बोला जाता है, जैसे मान लो कि ये थीटा दिया है और यहां पे
इंसिडेंट एंगल मान लो 30 डिग्री दिया है, कितना 30 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या होता है कि अब देखना, आप ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूं कि ये रे जो है इस पे इंसिडेंट हो रही है और इस पर जो रिफ्लेक्टेड रे यहां पर पहुंचे वो रिफ्लेक्टेड रे अपने पाथ को रिट्रेस करे, वो अपने पाथ को रिट्रेस करे। रिट्रेस का मतलब जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर वापस लौटना। रिट्रेस का मतलब क्या है? जिस रास्ते पर आई है उसी रास्ते पर वापस आना। इसे हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट। और रिट्रेस पाथ भी बोल लो, दोनों एक ही बात है। तो अगर मैं रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें चीजों को कि फाइंड द थीटा, ऐसे क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चन लिखो ऐसे, फाइंड द थीटा फॉर, फाइंड द थीटा फॉर अ रे retrace the path after second reflection, after second reflection। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो ये रे ऐसी जाए तो अपने पाथ को रिट्रेस कब कर सकती है? अपने पाथ को रिट्रेस कब कर सकती है? अपने पाथ को रिट्रेस तभी कर सकती है कि जब इस वाले मिरर पर 90 डिग्री पर पड़े। 90 से अगर किधर भी पड़ती है तो वो उस जगह से वापस नहीं आएगी जिस जगह से आ रही थी। 90 डिग्री पे हमें मालूम है कैसे कि मान लो ये मिरर है, इस पे ही अगर रे डालो इसके नॉर्मल, तो नॉर्मल से ही निकल के आती है। मतलब अपने पाथ को रिट्रेस तभी करती है जब नॉर्मल पर पड़ती है। ध्यान रखना इस बात को। अपने पाथ को ये रे जो है रिट्रेस कब करती है? जब नॉर्मल पर इंसिडेंट हो। किस पर इंसिडेंट हो? नॉर्मल पर, तभी अपने पाथ को रिट्रेस करती है। अगर ये नॉर्मल पर इंसिडेंट हो रही है मतलब जैसे गई वैसे ही लौट के आई, ऐसे निकल जाएगी वापस, तो बताना उसके लिए थीटा। अब देखिए अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। ये 60 तो ये तो पता ही है 90 है, तो तीनों एंगल का सम तो हमें पहले से ही पता है, थीटा निकालना था। तो हमें क्या करना है? हमें लिखना है थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। बस, ठीक है। और देखिए एक मैंने बताया है, एक तुम नोट कर लो, घर पे ट्राई कर लो। देखो मैंने दे दिया 60 डिग्री, ठीक। कोई रे ऐसे आई, मान लो कि ये आई है, मुझे ये आई ही बताना है। फाइंड द आई फॉर पाथ रिट्रेस आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन। तो मतलब अगर दूसरी रे अगर ऐसे टकराती है तो इस पर नॉर्मल पे ही टकराए तो उसे वापस जाए, तो उसके लिए आई बताना है। तो उसमें कुछ भी नहीं, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। आप इस चीज को ध्यान रखो, है ना। नोट करिए। चलिए आगे देखिए। देखिए एक और क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन कैसा है, ध्यान सुनो। ये इंसिडेंट एंगल इन्होंने कितना दिया है? 30 डिग्री, और ये दिया है थीटा। इसमें अब जो बताना है थीटा, वो बताना है थर्ड रिफ्लेक्शन से। मतलब कैसा थर्ड रिफ्लेक्शन? मतलब कि थर्ड रिफ्लेक्शन पर अपना पाथ रे जो क्या करती है? रिट्रेस करती है, मतलब उसी पाथ पर दोबारा लौट के आती है। कब? जब थर्ड रिफ्लेक्शन हो। अब देखिए ध्यान से, थर्ड रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि रे ऐसे गई, ठीक, ये एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री, ठीक है, और रे ऐसे आई। अब मतलब ये पहला रिफ्लेक्शन, ये दूसरा, और तीसरे रिफ्लेक्शन पर 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री होगी तभी क्या करेगी? अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, जैसे आई है थी वैसे ही चली जाएगी, ठीक है। अब बताइए यहां से, अगर हम यहां से देखें तो क्या होगा?
तो जैसे ये आई वैसे ही वापस लौट गई, और वापस लौटने पर क्या होगा, अब मुझे ये बताना, ये 90 तो ये कितना है 60, और ये 60 हो गया तो इसे कितना बोलना पड़ेगा, कितना बोलना का 30, और हमें ये मालूम है कि ये नॉर्मल से आधा बटा होगा, ये अगर ये पूरा एंगल अगर ये तुम्हारा 2 थीटा है तो ये कितना होगा थीटा, मतलब ये 15 डिग्री और ये भी 15 डिग्री। अगर ये 15 डिग्री हो गया तो मुझे खुद बताइए, ये 15 और ये 90 तो ये कितना बचा 75, ये 75 तो ये कितना है 90। तो अब देख लीजिए थीटा प्लस 90 प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से डायरेक्ट लिख दो कि 180 माइनस 165 मतलब 15 डिग्री। समझ आ रही बात? देखो फिर से सुनो, पहला रिफ्लेक्शन ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, ये सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन पे अपना पाथ रिट्रेस होना चाहिए था, उसके लिए हमें थीटा बताना था। तो ठीक है, तो थर्ड रिफ्लेक्शन पर पाथ रिट्रेस कब करेगी, जब तीसरी बार रिफ्लेक्शन जब हो तो उस वाले मिरर पर 90 डिग्री पर पड़ा है, तो ये पड़ गया भाई साहब, मतलब नॉर्मल के अलग पड़ गया, तो वहीं से वापस हो गई। उसके हिसाब से ये 90 है तो ये 60 है, तो ये कितना होना पड़ेगा, ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180, उसके हिसाब से ये 30 होना पड़ेगा। 30 होना पड़ेगा तो हमें मालूम है कि ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 एंगल बन गए नॉर्मल के अकॉर्डिंग, तो ये 15 में बट गया, ये 15 में बट गया, तो हमें मालूम है कि अगर ये 90 डिग्री है और ये 15 तो ये 75, ये 75 ये 90 था ही, उसके हिसाब से ये थीटा 15 डिग्री आ गया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? नोट करो। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो चीजें आपको समझ आई गई होंगी। अब थोड़ा हटके देखते हैं, ध्यान देना आप। देखिए हमने, अगर हम पूरी कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो हमें क्या क्या पढ़ना होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, ठीक है, पैराबोला, और 5वां हाइपरबोला। अगर हम देखें तो अभी तक हमने इन मिरर को ही हमें इसी तरीके से लेना है और उस पर एंगल ऑफ डिविएशन देखते हैं, है ना। एक जनरल कर्वेचर पे भी देखेंगे, वो भी आपका अलग होगा। आप ऐसे समझिए कि अभी तक हमने मिरर को कैसा लिया, स्ट्रेट, अरे मिरर को कैसा लिया स्ट्रेट, उसके लिए एंगल ऑफ डिविएशन देखा। अब अगर हम सर्कल को, अगर सर्कल वाला मिरर ले, मतलब एक स्फेरिकल टाइप का एक सर्कल ले लो, एक रिंग टाइप का ले लो, उसके लिए अगर हम देखें तो क्या होगा, वैसे ही इलिप्स वाला अगर मिरर ले लें तो क्या होगा, वैसे ही अगर पैराबोला को अगर हम अगर मान लें कि पैराबोला अगर हमारा एक मिरर है तो उसके लिए एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा, ऐसे हाइपरबोला में सबके एक एक केस करके देखता हूँ। तो हमने स्ट्रेट वाला देख लिया कि ऐसे दिया है, रे टकराई, बताइए कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा, ये तो हमने देख लिया है। हम सर्कल के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर हम सर्कल के बारे में बात करें तो क्या होगा, ध्यान से सुनो।